हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का 7वां टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे समझेंगे। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से लेकर 1850 तक और 1850 से लेकर वर्तमान अभी तक बताते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम यूं कहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला 1750 से लेकर 1850 तक का समय और दूसरा 1850 से लेकर आज तक का समय। आज भी औद्योगिक क्रांति चल रही है, आज भी तेजी से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, आज भी कई सारे वस्तुओं का लगातार आविष्कार होता जा रहा है ना। अभी हम लोग सुन रहे थे ना टिकटॉक पर लोग वीडियो बनाते हैं, अभी एक दो दिन से नहीं ऐड आने लगा, फ्लिपकार्ट पर भी टिकटॉक जैसा वीडियो अपलोड होने लगा। तो ये क्या है? ये भी रिवॉल्यूशन है, ये भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही आएगा। तो लगातार आप देख पा रहे हैं आविष्कार पे आविष्कार हो रहा है, तो ये औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ही हो रहा है। अब अगर हम थोड़े से पृष्ठभूमि पर जाएं, बैकग्राउंड पर जाएं औद्योगिक क्रांति के, तो हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के लास्ट से धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होनी शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के लास्ट तक औद्योगिक क्रांति तेजी से इसका विकास डेवलपमेंट होने लगता है। तो 18वीं शताब्दी के पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा दास थे, बहुत ज़्यादा मजदूर, दास मतलब गुलाम वगैरह, बहुत ज़्यादा मजदूर वगैरह थे, जिसके कारण ना औद्योगिक क्रांति तेज नहीं बढ़ पाई। श्रम आसानी से अवेलेबल था, मजदूर लोग आसानी से अवेलेबल थे, कम पैसे पे अवेलेबल थे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति तेज नहीं बढ़ पाई या उस समय लोगों ने इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दास और मजदूरों की अहमियत बढ़ती गई, इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, कई सारे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बन गए, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जरूरत ज़्यादा समझी जाने लगी, महसूस की जाने लगी। और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़े कारखाने, मिलें, फैक्ट्री का बनना स्वाभाविक हो गया। ठीक ना। अब प्रश्न बना कि ये औद्योगिक क्रांति यूरोप के किस देश से शुरू होती है? तो हम देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो ऑप्शन वाइज करके एमसीक्यू के जरिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो देख पा रहे हैं यहां पर क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो याद रखना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ऑप्शन में दिया है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो ऑप्शन क्या सही होगा? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है, इंग्लैंड से हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत, रेनेसेंस, तो वो इटली था, यूरोप का देश। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत, तो इंग्लैंड से हुई। तो इंग्लैंड से ही क्यों हुई? तो पॉइंट शुड बी नोटेड। याद रखना, कंपनी खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी होना चाहिए। जैसे मैंने चैनल खोला तो धीरे धीरे कोई संसाधन नहीं था, धीरे धीरे संसाधन होने लगे। अभी भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह बाकी है, अच्छा कैमरा बाकी है, वो सब सारी चीजें भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा बेसिक। तो सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास थी? इंग्लैंड के पास थी। दूसरा, कंपनी के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। तो सबसे ज्यादा कच्चा पदार्थ किसको मिल रहा था? इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड पैदा नहीं कर रहा था रॉ मटेरियल, लेकिन फिर भी उसको मिल रहा था। कारण कि दुनिया के कई सारे देशों में उसकी क्या थी?
उसके उपनिवेश थे, कॉलोनीज थीं, कई सारे देशों को इंग्लैंड ने गुलाम बना रखा था, जिसके कारण आसानी से रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ मिलता था, रुपया पैसा पूंजी धनाढ्य था ही और पैसा मिलने लगा। अब क्या चाहिए, जब प्रोडक्ट बन जाए तो प्रोडक्ट या उत्पाद को खपाने के लिए, बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको बाजार चाहिए। तो इंग्लैंड के सामने इतने सारे उपनिवेश थे, इतने सारे देश थे, और फिर उस उपनिवेशों में, देशों में और भी दुनिया के दूसरे देशों में भी इसने अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद खपाने, बेचने शुरू कर दिए। और धीरे 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 पूंजी बढ़ती जाएगी और इस तरीके से औद्योगिक क्रांति तेजी से फैलती जाएगी। अब इंग्लैंड के अलावा भी जो इसके पड़ोसी देश थे, धनाढ्य देश थे, हॉलैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह, जर्मनी, इटली, हाँ, स्पेन, डेनमार्क, तो इन सब देशों में भी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव दिखने लगेंगे। अब अमेरिका और दूसरे देशों में भी औद्योगिक क्रांति का विस्तार होने लगेगा। ओके, तो याद रखना ऑप्शन क्या सही रहेगा, इंग्लैंड। तो सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई, अगर घुमा के प्रश्न पूछ लेगा तो कच्चा पदार्थ की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और दूसरा कैपिटल पूंजी। तो कई सारे देशों में उपनिवेश थे इसके, इनफैक्ट इंडिया में भी बड़ा उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो इस संदर्भ में हो गया क्लियर ना। अगला प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य का सीधा संबंध औद्योगिक क्रांति से है। तो यार क्रांति हो रही इंग्लैंड और संबंध भारत के राज्य से है, ये क्या लोचा है, चलें समझे। तो मैसूर अवध पंजाब बंगाल, मैसूर कर्नाटक में आता है और सब आप जान ही रहे, अवध यूपी में, बंगाल बंगाल में, पंजाब पंजाब में। तो याद रखना, आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। तो जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई और सिराजुद्दौला मारा गया, रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा पैसा अंग्रेजों को मिला, बहुत बड़ा उपजाऊ और धनाढ्य राज था, बहुत ज़्यादा पूंजी थी बंगाल में, और बंगाल का पैसा ना सीधा अंग्रेजों ने किस में लगा दिया, कारखानों, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री में लगा दिया। और फिर क्या हुआ, कहा जाता है ना सबसे ज़्यादा रोल बंगाल ने निभाया था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में। तो बंगाल का सीधा संबंध था, प्लासी की लड़ाई का सीधा संबंध था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। हुआ क्लियर। अगला, फ्लाइंग शटल, एक मशीन है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। तो याद रखना, पहले क्या था ना, जो कपड़े वगैरह बनेंगे तो पहले ना बुनकर वगैरह जनरली वो होता था चरखा, तकली, इसी में बुनाई करते थे कपड़ों की। लेकिन अब क्या हुआ, आविष्कार हो जाएगा जान के। जान के क्या है, याद रखना साइंटिस्ट हैं, तो यही ऑप्शन सही भी होगा। जान के ने क्या किया, फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार किया, और इसने ना तेजी ला दी किसमें, बुनकरी में, और जो कपड़े बनते थे इसमें क्रांति सी आ गई। पहले क्या था कि एक बुनकर जो कपड़े बनाता था, जो बुनाई करता था, हाँ, तकली और चकला वगैरह पर, चरखे वगैरह पर, इस मशीन के आ जाने से 10 मजदूरों या 10 बुनकरों का काम ये मशीन करने लगी। मतलब जहाँ 10 बुनकर रहेंगे और एक तरफ एक मशीन, तो 10 बुनकरों का काम ये करने लगी फ्लाइंग शटल नामक मशीन। तो इसने क्या किया, बुनकरी में क्रांति ला दिया, तेजी से काम होने लगा। जैसे नहीं मनरेगा वगैरह में देखा होगा आपने, क्रेन वगैरह आती है, जेसीबी वगैरह आती है। तो इसे मनरेगा में तो जेसीबी का प्रयोग वर्जित है, मतलब ये मशीनों का प्रयोग नहीं है, उसमें परमिशन नहीं मनरेगा में। ज़्यादा फावड़ा और कुदाल, इन सब से गदा, वो क्या नाम है, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं मजदूरों के पास, इन्हीं का प्रयोग बताया गया है मनरेगा में। कारण कि बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएंगी तो मजदूरों का कहाँ ज़्यादा रोल रहेगा, है ना। तो बड़े बड़े देशों में कहाँ ज़्यादा रोल है मजदूरों का, रोबोट वगैरह होते हैं, वो काम करते हैं एज अ लेबर, एज अ वर्कर। तो फ्लाइंग शटल
का आविष्कार किसने किया? जानके ने किया। एली हुएले ने भी आविष्कार किया। एली हुएले ने जिस मशीन का आविष्कार किया उसने ना इससे भी अपडेट थी, किससे? फ्लाइंग शटल से भी वो ज़्यादा अपडेट मशीन थी। और उस मशीन ने तो 50 मजदूरों की बराबरी कर ली। मतलब फ्लाइंग शटल ने 10 मजदूरों की जगह ली, 10 मजदूर बराबर एक फ्लाइंग मशीन, फ्लाइंग शटल। और आगे एली हुएले ने जो मशीन का आविष्कार किया उसने क्या किया? 50 मजदूरों बराबर एक मशीन। तो 50 वर्कर्स बराबर 50 वर्कर्स बराबर एक मशीन हो गई। और अब क्या हुआ? अब तो इस आविष्कार ने, एली हुएले के आविष्कार ने क्रांति ला दी और बड़े पैमाने पर अब कपास वगैरह, कॉटन का प्रयोग होने लगेगा ना कपड़े में। तो अब इस मशीन के आने से ना चौड़े वगैरह, सुना होगा थान वगैरह ना होते हैं, जब हम लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, सिलाई वाले कपड़े, तो नहीं थान में देता है या मीटर में देता है ना, थान पूरा निकालता है, मीटर, 3 मीटर 5 मीटर ऐसे देता है ना। तो अब चौड़े चौड़े कपड़े आने लगे, है ना। तो जॉन के और एली हुएले इनका भी बड़ा रोल रहा। एडमंड कार्टराइट अगला ऑप्शन है, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो एडमंड कार्टराइट ने भी क्या किया था कि बिजली से चलने वाली मशीन का प्रयोग किया। अभी बिजली से नहीं चलती थी ये दोनों मशीनें, हाथ से ही चलाई जाती थी। आगे बिजली से भी चलने लगी मशीनें, जिससे तेजी से विकास होने लगा, है ना। अगला देखिए, तो चौथा प्रश्न, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली रेलगाड़ी कब चली? तो पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1830, 1831, 1853 और 1854। तो क्या होगा इसमें? 1853 होगा, गलत। इसमें हो जाएगा आपका 1830। 1830 में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच पहली ट्रेन चली थी और 1 घंटे में इसने 29 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपना सफ़र पूरा करता है। और इस रफ्तार ने दुनिया भर को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो ये इंग्लैंड के 2 शहर हैं, मैनचेस्टर और लिवरपूल। यहीं पर सबसे पहले मालगाड़ी चली थी, हाँ, सवारी गाड़ी नहीं। और धीरे धीरे फिर आप जानते सवारी गाड़ी भी आ गई, हाँ, यातायात तेज आ गया, और इस सब ने भी औद्योगिक क्रांति लाने में बड़ी भूमिका निभाई, हाँ। 1853 क्या है? तो भारत के संदर्भ में ये भी बड़ी डेट है। तो अगर पूछा जाए भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो 1853 में चली थी। मुंबई या बम्बई से लेकर ठाणे, है ना, ये शहर है ना एक, बम्बई से लेकर ठाणे के बीच में 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत के संदर्भ में। और इंग्लैंड या विश्व के संदर्भ में तो मैनचेस्टर और लिवरपूल। ये भी याद रखना कि इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, इंग्लैंड के कुछ शहरों पर इसका बड़ा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। उसमें लंदन था, मैनचेस्टर था, लिवरपूल था, ग्लासगो था। इन शहरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो अगर शहर पूछे तब भी याद रखना, लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और ग्लासगो वगैरह, इन पर ज़्यादा पड़ा। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री, कारखाने यहीं खुलते हैं। तो इतना प्रश्न नोट कर लें, आगे प्रश्न फिर करवाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे अब धीरे 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 औद्योगिक क्रांति हो रही है और लगभग सारे क्षेत्रों में ही, सारे सेक्टर्स में इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे, गांवों में भी ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा है। और गांव पे पहले जो रिश्तेदार वगैरह आते थे, मामा, फूफा, मौसा वगैरह, तो उनको ना गुड़, लाई, भेली, भेली जानते होंगे ना, गुड़ का जो होता है वो, उसको भेली बोलते हैं। तो भेली, गुड़ की भेली, या फिर गन्ना रस, मट्ठा, छाछ, दही, दूध, लाई, ये सब पकौड़ी बनाते थे लोग, हाँ, पकौड़ा, ये सब खिलाते थे। अब क्या हुआ, गांव में भी ना ये परंपरा जा रही है। अब गांव में भी कॉफी देते हैं, चाय देते हैं, और कॉफी में भी 2 कॉफी आ गई कि कोल्ड कॉफी भी कोई होती है, आज तक मैंने पिए नहीं है, पता नहीं कैसे जूस टाइप की होती, क्या होती है। तो कोल्ड कॉफी आ गई, कॉफी आ गई, चाय आ गई, कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब गांव में भी ना, झोपड़पट्टी में भी जाओगे ना, मैं तो जाता हूँ कुछ अपने बालक के यहाँ, स्टूडेंट के यहाँ, तो झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन कहते रुको गुरुजी, और 5 मिनट में लेके आते हैं थम्स अप, कोका कोला और चिप्स, मुरमुरे वगैरह।
कुरकुरे वगैरह। अब बताओ यार, वो सब परंपराएं चली जा रही पुरानी वाली। तो ये भी क्या है, औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव है। तो अब धीरे 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 पूरी दुनिया भौतिकवादी हो रही, सुख सुविधा पसंद हो रही है जिसके कारण तेजी से आविष्कार हो रहे हैं। हाँ, अब देख पा रहे होंगे 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ये भी क्रांतिकारी कदम था वर्ल्ड हिस्ट्री में और विश्व के इतिहास में। ऑप्शन क्या है, आइंस्टीन, न्यूटन, जेम्स वाट और नन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो हमें लगता है यार ये याद होगा पक्का आपको। तो सीधे ऑप्शन पे आते हैं, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का प्रयोग किया, आविष्कार किया। फिर बिजली का इंजन आने लगेगा, कोयले का इंजन, इसे धीरे धीरे बहुत सारे टाइप का। तो बिजली का भी इंजन आने वाला है ना, आ भी गया है बहुत सारी जगह। तो याद रहेगा, तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। और धीरे धीरे क्या होगा कि अब समुद्रों में, नदियों में तो बात छोड़ो, समुद्रों में भी अब नाव बोट वगैरह आने लगेंगी, स्टीम बोट वगैरह चलने लगेंगी, फिर पैडल बोट वगैरह चलने लगेंगी, फिर स्क्रू वाली चलने लगेंगी बोट। पहले लोग ना जब समुद्र वगैरह में पहली बार जब बोट चली, स्टीम बोट, तो लोगों ने कहा ये तो दैत्य है। दैत्य मतलब कोई राक्षस वाक्षस है, कोई नई प्रजाति है समुद्र की। लेकिन धीरे 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 पूरी दुनिया जान गई, अब तो शौक सा हो गया लोगों का समुद्र की यात्रा करना। हाँ, तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। अगला, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था। तो ग्राहम बेल, ऑप्शन रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बल्ब, टेलीफोन। तो ये भी पता होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप, टेलीफोन। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का प्रयोग किया। पहले तार वगैरह से होते थे जनरली ना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को कनेक्ट करता था, पहले यूरोप से अमेरिका को, फिर एक देश से दूसरे देश को, एक घर से दूसरे घर को, ऐसे होता था। हाँ, लैंडलाइन टाइप का फ़ोन, तार होता था उसमें। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और हाईटेक टेक्नोलॉजी आई और टेलीफोन आ गया। हाँ, लैंडलाइन वगैरह सुना होगा आपने। बाद में फिर फ़ोन वगैरह आ गई, मोबाइल आ गया, अब पता नहीं क्या क्या आएगा, है ना। तो अगला क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी, जूलियस सीजर, शेक्सपियर, एडम स्मिथ, रूसो। तो क्या होगा सही इसमें, एडम स्मिथ। क्या होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र का पिता भी बोलते हैं। किसको, एडम स्मिथ को। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखना है। और इन्होंने कहा था कि सरकार को, राज्य को इंडस्ट्री में, कारखाने में, फैक्ट्री में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बाजार, इंडस्ट्री, मार्केट अपने आप चलती है। लेकिन आगे चल के इसका निगेटिव असर क्या पड़ा, मजदूरों पर पड़ा, लेबर्स पर पड़ा। और आप जानते होंगे कि धीरे 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 जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती चली गई, मजदूरों की दुर्गति उसके साथ ही होने लगी। कुछ इतिहासकार जो आलोचक हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, उनका कहना है कि इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मजदूरों को गृह विहीन कर दिया, घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, पैसा विहीन कर दिया, रुपया विहीन कर दिया। और जिसके कारण मजदूर बेचारा अपना घर गांव छोड़कर नगरों की तरफ आने लगा, शहरों की तरफ आने लगा, और कमरे के किराए में पूरे जीवन उसका बीतने लगा। यही है मजदूरी का लौह नियम, मजदूर का लौह नियम, ठीक ना। तो मजदूर का लौह नियम क्या है कि इंडस्ट्री से, कारखाने से, फैक्ट्री से मजदूर को इतना पैसा मिलता है जिससे केवल वो सरवाइव कर सके, अपना निर्वहन कर सके, बस घर परिवार चला सके। और वो कहो बिल्डिंग खड़ा कर दे बस, और जीप कार खरीद ले, तो ऐसा आपने कभी न सुना होगा कि कोई मजदूर बस जीप कार खरीद ले और कोई बड़ा घर बना ले, नहीं है ना, बस किराए पर उसका जीवन बीत जाता है। तो ये मजदूर का लौह नियम है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ये बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है लेबर पर। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न है, याद रखना। सुएज नहर का आविष्कार किस इंजीनियर ने किया। तो सुएज नहर जो है उसका निर्माण होता है 1869 में, 1869 में होता है। आपने सुना होगा भूमध्य सागर और लाल सागर
को जोड़ती है ये भूमध्य सागर और लाल सागर। इस सुएज नहर के निर्माण से क्या हुआ कि यूरोप और इंडिया की जो जर्नी थी, यात्रा थी, वो बहुत ही कम हो गई। ऐसे ही सुना होगा आपने पनामा नहर, हाँ, तो अमेरिका के एकदम नीचे में, मैक्सिको के नीचे में काटकर पनामा नहर बनाई गई, जिससे पूरा अमेरिका ना, दक्षिणी अमेरिका घूमना नहीं पड़ता, पूरा अमेरिका घूमना पड़े, और पनामा से ही यूरोप और एशिया या दूसरे देशों में जहाज़ें चली जाती हैं। तो ये भी क्रांति का ही एक रूप है। ओके, तो सुएज नहर का निर्माण साइंटिस्ट या इंजीनियर टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। तो किस इंजीनियर ने किया? तो फर्दिनेंड द लेसेप। ओके, फर्दिनेंड द लेसेप नामक इंजीनियर ने सुएज नहर का निर्माण किया। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है ये लाल सागर। हाँ, कब हुआ? ये भी पूछा जाता है 1869। ठीक, और इससे यूरोप और इंडिया की जर्नी बड़ी आसान हो गई, कम दिन की हो गई। तो आशा करता हूँ ऐसे बहुत सारे ना आविष्कार हैं, वो सब देख लीजिएगा, लूसेंट वगैरह बुक्स या कोई भी आपके पास जनरल नॉलेज की बुक हो, तो आप मिसलेनियस विविध वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आविष्कार में चले जाइएगा, किसने कौन आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, किस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। दुर्भाग्य से उस लिस्ट में भारत का नाम नहीं मिल पाता है। पता नहीं कैसे भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत कम हुआ या नगण्य समझो आप। हाँ, तो मैं तो बचपन में था, तो जब छोटी 5वीं 6ठी क्लास में बड़ा गुस्सा होता था मैं अपने साइंटिस्ट के ऊपर कि यार बताओ, दुनिया भर के साइंटिस्ट का नाम और उनके आविष्कार दिखते हैं कॉपी में, किताब में, हमारे देश का ही नहीं है। क्या है? तो जीरो का आविष्कार किया, दशमलव का आविष्कार किया, ये भी कोई आविष्कार करने वाली वस्तु है यार? फोन, फैन, बल्ब, टेप रिकॉर्डर, टीवी, एलसीडी, ये सब किसने बनाया? बनाए नहीं इसने। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा नोट कर लें इसको आप।